वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग जो आज हमारा टॉपिक होगा दैट इज सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। सबसे हॉट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। हेडिंग इट्स बिल्कुल क्लियर है भाई। पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपेयरिंग टू बी गिल्टी। ऐसे पर्सन जिनको चार्जशीट नहीं किया गया पुलिस द्वारा, एफआईआर में उनका नाम नहीं है। अगर उनका नाम है एफआईआर में तो उन्होंने जो है वो उनको अक्यूज नहीं बनाया, तो क्या जो कोर्ट है वो उनको एज ए अक्यूज्ड कॉल कर सकती है, उसको समन कर सकती है, नहीं कर सकती? ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी। दूसरी बात, अगर कोर्ट किसी भी पर्सन को, किसी भी अदर पर्सन को जिनको कोर्ट को लगता है कि वो गिल्टी हैं और उनको चार्जशीट करना जरूरी है, उनको चार्ज के ऊपर लगाना जरूरी है, उनको कॉल, उनको समन करना जरूरी है, तो वो किस स्टेज पर कर सकती है? क्या वो ड्यूरिंग इंक्वायरी कर सकती है? क्या वो ड्यूरिंग ट्रायल कर सकती है? ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हमारे लिए। तो पूरा जो हमारा ये टॉपिक है वो एक जजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जो हमारी जजमेंट है 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास की गई थी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजॉल्व किया था। कई ऐसे क्वेश्चन जो आज तक डाउट बन के हमारे लॉ में थे, उन डाउट्स को कोर्ट ने क्लियर कर दिया फाइनली हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। वी हैव एक हमारे पास मैगजीन है, वी हैव मैगजीन दैट इज जुडेक्स डेमेटर्स कम नॉनसेंस एब्सोल्यूटर्स। अब इस मैगजीन का मतलब क्या है? लॉ कहता है कि ये जो डॉक्ट्रिन हम बात कर रहे हैं, जो मैगजीन है हमारी, इसका सिंपल सा मतलब है कि जज इज कंडेम्ड व्हेन गिल्टी इज एक्यूटेड। अगर किसी गिल्टी पर्सन को आप एक्विट करते हो तो जज को कंडेम करना बनता है। दैट मीन्स ये एक हमारी बैक एंड लाइट की तरह वर्क करता है। अगर इसको हम दूसरी साइड से, मिरर की साइड से देखें, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर वो पर्सन जो गिल्टी है उसको आप एक्विट नहीं कर सकते, आप उसको, आपको यू हैव टू फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट दोस पर्सन। अगर पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा तो इट इज योर ड्यूटी उनको पकड़ के उनको कन्विक्ट करो। तो इसका मतलब ये भी निकलता है। तो मिरर की साइड से देखें तो इसका मतलब दूसरा है। तो अदरवाइज अगर सिंपल मीनिंग इसका ये है कि जज इज कंडेम्ड व्हेन गिल्टी इज एक्विटेड। तो 319 सेक्शन की हम लोग डायरेक्ट लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। तो 319 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी सेज पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्संस अपेयरिंग टू बी गिल्टी। अब यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अपेयरिंग टू बी गिल्टी, ये किसको अपेयर होगा? कोर्ट को अपेयर होना चाहिए। कोर्ट को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये पर्सन अक्यूज्ड है, भी इसको कॉल करनी जरूरी है। ऑल्दो पुलिस ने उसके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं, आई मीन उसके ऊपर एफआईआर में उसका नाम नहीं दिया, बट अगर कोर्ट को लगता है, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम बट द पुलिस फेल टू अरेस्ट हिम, तो भाई कोर्ट उसको कॉल कर लेगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 319 क्या कहती है? व्हेन इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। हमारा पूरा सेक्शन 319 हमारे दो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज इंक्वायरी एंड द ट्रायल। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने इन जजमेंट्स को फॉलो किया। किन जजमेंट को फॉलो किया? रघुवंश दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राम नरेश पांडे एंड अदर्स, रत्तीलाल भांजी मिथनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो हरदीप सिंह ने इन तीनों जजमेंट को फॉलो करते हुए इंक्वायरी और ट्रायल को एक्सप्लेन किया। अब ये जजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हरदीप सिंह का हम लोग आज इसको क्रस करेंगे। अब कोर्ट ने जो डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है, व्हेन इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस, ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ड्यूरिंग द ट्रायल, अगर कोर्ट को अपेयर होता है फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज। अब यहाँ पर एविडेंस वर्ड यूज किया गया है। एविडेंस मीन्स व्हाट? एविडेंस यहाँ पर मतलब है फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द चार्जशीट। जो पुलिस ने 173 में चार्जशीट हमारे पास दायर की है कोर्ट में, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड को हमने चेक करना है, वही हमारे लिए एविडेंस है। हमने किसी को एग्जामिन नहीं करना, हमने किसी को क्लोजर नहीं करना। कोर्ट यहाँ पर इंक्वायरी की स्टेज पे उन एविडेंस को चेक करेगी जो पुलिस ने ऑन फाइल प्लेस किए हैं। तो यहाँ पर इस एविडेंस का मतलब ये है, यहाँ पर लिखा है
इट अपेयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज हैज कमिटेड एनी ऑफेंस। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई एविडेंस हमारे पास है, ऐसा पर्सन नॉट बीइंग अक्यूज, जिसको अक्यूज नहीं बनाया गया बट लेकिन उसने ऑफेंस कमिट किया है, फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड टुगेदर, और कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन को कॉल करनी जरूरी है और उसके ऊपर ट्रायल करना भी जरूरी है, तो कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर द ऑफेंस विच ही अपेयर्स टू हैव बीन कमिटेड। अगर कोर्ट को 173 की जो पुलिस हमारे पास रिपोर्ट होती है, फाइनल रिपोर्ट होती है, उसको चेक करके कोर्ट को लगता है ड्यूरिंग इंक्वायरी कि हाँ भाई ये पर्सन भी इन्वॉल्व है और पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो उनको वो कॉल कर सकती है। सेकेंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 319 सेज वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट। यहाँ पर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर वो पर्सन कोर्ट को अटेंड नहीं कर रहे, जिनके अगेंस्ट आपने एक्शन लेना है, ही में बी अरेस्टेड और समन, तो कोर्ट उनको अरेस्ट करने के ऑर्डर कर सकती है, उनको समन करने के ऑर्डर कर सकती है एज द सर्कमस्टांसेस। कोर्ट को फ्रॉम द इंक्वायरी कोर्ट को प्रीमियम सही कोर्ट को लगता है कि हाँ भी ये पर्सन भी इन्वॉल्व है, लेकिन अभी उनको अरेस्ट करना जरूरी है, अभी उनको समन करना जरूरी है, तो कोर्ट उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू कर सकती है, कोर्ट उनको समन भी इशू कर सकती है, सर्कमस्टांस के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड क्लॉज कहती है एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट। सेकंड क्लॉज क्या कहती थी, जो कोर्ट में अटेंड नहीं कर रहे, मीन बाहर हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट थी क्राइम में। अब थर्ड पॉइंट कहता है कि वो कोर्ट में ही है, वहां पर लिखा है एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट। कोर्ट ने लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया, आई मीन पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया था, ना ही कोर्ट ने उनको समन इशू किए हैं, मे बी डिटेन, तो कोर्ट उनको वहीं पे डिटेन करके रख देगी बाय सच कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। भी मुझे अब इंक्वायरी करनी है, आप फॉर द टाइम इसको डिटेन कर लो और इसके ऊपर हम लोग इंक्वायरी और ट्रायल करेंगे। द ऑफेंस विच ही अपेयर्स टू हैव बीन कमिटेड, और हमें लगता है इसने ऑफेंस कमिट किया है, इसको डिटेन करो, इसको अरेस्ट करो, इसको फटाफट करो, हमने इसके ऊपर चार्ज लगाना है और उसकी ट्रायल स्टार्ट करनी है। फोर्थ पॉइंट सेज विद द कोर्ट प्रोसीड अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1। अगर सबसेक्शन 1 में कोर्ट ने प्रोसीड किया, देन द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड अफ्रेश। लॉ कहता है कि अगर जनवरी में पुलिस ने 173 की जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी और अक्टूबर में कोर्ट ने सेक्शन 1 में अगेंस्ट अदर पर्सन ऑर्डर पास कर दिया, समन इशू कर दिए, अरेस्ट वारंट इशू कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो केस है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अफ्रेश वर्ड लिखा है एंड द विटनेस रीहर्ड। अब नेचुरल है कि जब अक्यूज को अक्टूबर में किया गया है तो उससे पहले जितने भी एविडेंस हो चुके हैं, हमारे एग्जामिन हो चुके हैं विटनेस, उनको दोबारा रीहर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट दैट पर्सन तो उसको भी राइट है एग्जामिन करने का, उसके अगेंस्ट क्रॉस एग्जामिन करने का राइट उसके पास है ही। तो जो नया अक्यूज्ड है उसके लिए अफ्रेश प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। बी पॉइंट क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1A the case may proceed if such person had been an accused person when the court take cognizance of an offence upon which inquiry or trial was commenced। लॉ कहता है कि भाई कोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोर्ट ने जब उसके लिए कॉग्निजेंस लिया था तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कोर्ट कहते हैं द केस मे proceed as if such person had been an accused person when the court take cognizance। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था इनिशियली, तब से ही उस पर्सन के अगेंस्ट भी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो कॉग्निजेंस की डेट सेम ही मानी जाएगी। तो ये हमारे लिए पूरा सेक्शन 1319 के बेरेक्ट लैंग्वेज थी। तो अब हम आते हैं हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के रिगार्डिंग। तो ये जो हमारा जो केस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने जो ऑनरेबल कोर्ट थी हमारी सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ स्टेज ऑफ इन्वोकिंग द पावर, कोर्ट कहती कि लाइक 319 सेक्शन किस स्टेज पे अप्लाई करना होगा। क्या वो ड्यूरिंग ट्रायल आप कर सकते हो, या जजमेंट के पहले कर सकते हो, जजमेंट के बाद भी कर सकते हो, या ड्यूरिंग इंक्वायरी भी कर सकते हो। इन सभी क्वेश्चंस को कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया और कोर्ट ने इन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए इन 3 केसेस की हेल्प ली। द फर्स्ट केस इज रघुबंश दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कोर्ट ने कहा वंस कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन बाय मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ने एक बार कॉग्निजेंस ले लिया किसी केस का, ही टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एंड नॉट अगेंस्ट द ऑफेंडर। लॉ कहती है कि कोर्ट ने ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया है, किसी ऑफेंडर का कॉग्निजेंस नहीं लिया। उस क्राइम में जितने भी पर्सन हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएंगे। लाइक सपोज ABCD 4 पर्सन ने क्राइम किया है, अगर कोर्ट ने ए के अगेंस्ट कॉग्निजेंस लिया है तो डेफिनेटली वो BCD के अगेंस्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। लेकिन अगर उसने ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया है तो उस ऑफेंस को जितने भी पर्सन क्राइम कमिट कर रहे हैं, जितने भी पर्सन उस केस में इन्वॉल्व है, वो सारे कोर्ट कॉल कर सकती है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा वंस cognizance has been taken by magistrate,
ही टेक कॉग्निस ऑफ एन ऑफेंस एंड नॉट द ऑफेंडर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बार कोर्ट ने कहा कि वंस ही टेक कॉग्निस ऑफ ऑफेंस देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, कि उसको अगर लगता है कि इस क्राइम में जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है उनकी ड्यूटी बनती है कोर्ट की कि उनको सम्मन करो, उनको अरेस्ट करो और उनको ट्रायल में उनको चार्ज करो, उनके अगेंस्ट चार्ज जो शीट है वो चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम करो और उसके अगेंस्ट जो ट्रायल वो स्टार्ट कर दो। देन दूसरी बात, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राम नरेश पांडे एंड अदर्स, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा कि वर्ड ट्राइड एंड ट्रायल, कई सेक्शंस हमारे सीआरपीसी में ऐसे हैं जहां पर वर्ड ट्राइड वर्ड लिखा है और ट्रायल वर्ड यूज किया गया। कोर्ट ने कहा कि हर सेक्शन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जहां पर ट्राइड वर्ड यूज किया गया उसकी सेंस वहीं पे उस सेक्शन के अकॉर्डिंग मानी जाएगी, जहां पर ट्रायल वर्ड यूज किया उस सेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है उस सेक्शन में ट्रायल वर्ड ही उसको इंटरप्रेट माना जाएगा। तो ट्राइड एंड ट्रायल दोनों अलग अलग सेक्शंस हमारे वर्ड्स हैं, उनको अलग अलग सेक्शंस में उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी इंटेंशन लेजिस्लेशन क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। कोर्ट ने कहा कि दे आर वर्ड्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड विद रिगार्ड टू द पर्टिकुलर context in which they are used and with regard to the scheme and purpose of the provision under consideration। तो ये लेजिस्लेचर की जो क्या मोटिव था, क्या इंटेंशन थी उस वर्ड को यूज करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ केस रत्तीलाल भांजी मिथानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में कहा कोर्ट ने कि वंस अ चार्ज इज फ्रेम्ड, वंस अ चार्ज इज फ्रेम्ड, अगर कोर्ट ने एक बार चार्ज फ्रेम कर लिया, द मैजिस्ट्रेट हैज नो पावर अंडर सेक्शन 227 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कोर्ट टू कैंसल द चार्ज। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर किसी भी कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया तो उस चार्ज को कैंसिल नहीं किया जा सकता। जहां तो उस अक्यूज को आपको क्विट करना पड़ेगा, जहां उसको कन्विक्ट करना पड़ेगा, आप चार्ज को कैंसिल नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने इसमें कहा। और ना ही आप रिवर्स कर सकते सारी प्रोसीडिंग टू द स्टेज ऑफ सेक्शन 253 और उसको डिस्चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आप रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं ले जा सकते। आपने एक बार फ्रेम कर दिया चार्ज तो आपके पास ऑप्शन नहीं है जहाँ उसको क्विट करो, जहाँ उसको कन्विक्ट करो। अगर उसने प्लीड गिल्टी कर दिया तो दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर उसने ट्रायल कहा कि मैंने ट्रायल ही अब मैंने उसे कंटेक्स्ट करना है तो डेफिनेटली आपको ट्रायल करना पड़ेगा, उसको इक्विट या कन्विक्ट करना पड़ेगा। सो ट्रायल इन वारंट केसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। वारंट केसेस में जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है तो ट्रायल जो है वो हमारा शुरू होता है। और ट्रायल से पहले, चार्ज फ्रेम से पहले जो प्रोसीडिंग्स है वो हमारी होती हैं इंक्वायरी। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंक्वायरी मीन्स व्हाट? इंक्वायरी जो स्टेज होती है वो चार्ज फ्रेम से पहले होती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ही 173 में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट ने सबमिट कर दी, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। अब कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है कोर्ट में पुलिस ने, तो डेफिनेटली कोर्ट अपना माइंड यूज करेगी, एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करेगी, कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करेगी जुडिशरी, और ये डिसाइड करेगी कि क्या प्रीमा फेसी केस अगेंस्ट द पर्सन बनता है एक्यूज के नहीं बनता। ये इंक्वायरी है। जैसे कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया वो ट्रायल है। और सब क्लोज 1 क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग इंक्वायरी और ड्यूरिंग ट्रायल 319 जो है वो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंक्वायरी के दौरान भी हम लोग 319 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि कॉग्निजेंस अभी कोर्ट ने दिया नहीं है, तो जब कॉग्निजेंस लेगा दैट मींस चार्ज फ्रेम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पहले तो कोर्ट अपना माइंड ही अप्लाई करती है। तो कोर्ट ने कहा कि आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज इज अक्यूज्ड प्लीड नॉट गिल्टी। अगर चार्ज फ्रेम हो गया और अक्यूज ने प्लीड नहीं गिल्टी किया तो मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड विद द ट्रायल। वो ट्रायल स्टार्ट कर देगी ताकि उस केस को लॉजिकली एंड किया जाए इक्विटल या कन्विक्शन में। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हरदीप सिंह के केस में कोर्ट में जो बेसिस हमारे पास सेक्शन था, सेक्शन 2G, उस डेफिनेशन को भी कोर्ट ने ध्यान में रखा कि इंक्वायरी मीन्स व्हाट। इंक्वायरी डेफिनेशन में दिया गया है 2G, वहां पर लिखा है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। और ट्रायल कब शुरू होगा? चार्ज फ्रेम के बाद। तो चार्ज से पहले इंक्वायरी की स्टेज होती है। तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को भी ध्यान में रखा। कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड इंक्वायरी है इज देयरफॉर नॉट एनी इंक्वायरी रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नहीं है, ये इंक्वायरी है कोर्ट की। और बट ये जो इंक्वायरी कोर्ट की कब शुरू होगी? जैसे ही पुलिस वालों ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी, तब कोर्ट अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है।
देयरफॉर कोर्ट ने कहा द कोर्ट कैन देयरफॉर प्रोसीड टू मेक इंक्वायरी एंड इट इज फॉर दिस रीजन दैट एन इंक्वायरी हैज बीन गिवन टू मीन समथिंग अदर देन द एक्चुअल ट्रायल। ट्रायल के पहले इंक्वायरी और ट्रायल फ्रेम चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है, तो कोर्ट ने इसको डिफाइन कर दिया। दूसरी बात कोर्ट ने कहा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, जब पुलिस वालों ने चार्जशीट फ्रेम किया, चार्जशीट कोर्ट में दी, कोर्ट रीचेस द स्टेज ऑफ इंक्वायरी, तभी कोर्ट इंक्वायरी स्टार्ट कर देगी। एंड एज सुन एज द कोर्ट फ्रेम द चार्ज, जैसे ही कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया तो ट्रायल कमेंस हो जाता है। एंड देयरफॉर द पावर अंडर सेक्शन 319 कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम आफ्टर द चार्ज शीट इज फाइल्ड एंड बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। कोर्ट ने कहा जैसे ही पुलिस वालों ने चार्जशीट दायर की उसी वक्त 319 की पावर स्टार्ट होती है, और जब कोर्ट ने जजमेंट सुना दी उससे जजमेंट से पहले आप एट एनी टाइम 319 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हो किसी भी अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट। दूसरी बात कोर्ट ने फर्दर कहा कि हमारे पास सेक्शन 207 208 है, जहां पर कोर्ट जो है वो सेशन ट्रायल केसेस को कमिट कर देती है। वहां पर इंक्वायरी के स्टेज पर 319 की एप्लीकेशन आप नहीं मूव कर सकते। ये फर्दर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग, क्योंकि वहाँ पर हम लोग चार्ज तो लगा ही नहीं रहे, कोर्ट जो है वो अपने जुडिशरी माइंड अप्लाई नहीं कर रही। कोर्ट ने सिर्फ अपने ट्रू सेंस में ये सिर्फ देखना है कि हाँ अगर ये केस ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन तो उसको कमिट कर दो, दैट्स इट। अब जो दूसरी कोर्ट जो नीचे वाली कोर्ट है वो वहाँ पर 319 की एप्लीकेशन आप नहीं मूव कर सकते। जैसे ही वो केस कमिट होकर सेशन कोर्ट में जाएगा वहाँ पर आप 319 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। ये कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब दूसरी बात कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, फिर हरदीप सिंह ने ये भी देखा कि स्टेज ऑफ इंक्वायरी डज नॉट कॉन्टेम्पलेट एनी एविडेंस इन स्ट्रिक्ट सेंस। अब कोर्ट कहते हैं कि अभी यहाँ पर एविडेंस वर्ड यूज किया गया था सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 319 में। अब एविडेंस का मतलब क्या है? कोर्ट ने कहा कि एविडेंस मीन्स जो चार्जशीट में फैक्ट्स में जो भी एविडेंस ऑन प्लेस है हमारे पास फाइल में, जो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है, एविडेंस कलेक्ट किया, हमारा सिर्फ सेंस वहीं तक है। हम लोगों इस एविडेंस को मतलब ये नहीं मानेंगे कि हम एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन। कोर्ट कह रहे हैं इंक्वायरी के टाइम पे 319 की एप्लीकेशन मूव हो रही है तो एविडेंस का मतलब क्या है? फैक्ट्स एविडेंस प्लेस्ड ऑन फाइल, दैट्स इट। क्योंकि अभी चार्ज तो लगा ही नहीं है। ये अगर चार्ज फ्रेम हो गया, कोर्ट ने एग्जामिनेशन चीफ कर दी, तो उसका मतलब क्या होगा? एविडेंस एग्जामिनेशन चीफ अलॉन्ग विद अदर फैक्ट्स जो ऑन प्लेस फाइल है, उन्हीं सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा मतलब है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हरदीप सिंह जो से इस केस में कई क्वेश्चन फ्रेम हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कई क्वेश्चन जो है उसको रिजॉल्व किया उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज द स्टेज एट विच पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज। किस स्टेज में हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया। कोर्ट ने कहा कि 319 सीआरपीसी है सिग्निफिकेंटली यूजेस टू एक्सप्रेशन इंक्वायरी एंड ट्रायल। 319 की फर्स्ट क्लॉज में वहां पर दिया गया है। तो एज द ट्रायल कमेंस आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड इंक्वायरी कैन ओनली बी अंडरस्टूड टू बी अ प्री ट्रायल इंक्वायरी। लॉ कहता है कि जैसे चार्ज फ्रेम हो गया तो ट्रायल स्टार्ट होगा ना, इंक्वायरी तो खत्म हो गई। तो ट्रायल से पहले प्री ट्रायल जो है वो हमारी इंक्वायरी होती है, चार्ज से पहले वो हमारी इंक्वायरी होती है। और इसी में कोर्ट ने कहा इन व्यू ऑफ द अबव पोजीशन द वर्ड एविडेंस जो यूज किया गया है has to be broadly understood and not literally as evidence brought during a trial. Evidence का मतलब that doesn't mean evidence brought during a trial. इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि evidence on file, हमारे पास on file on record हमारे पास क्या evidence है, सिर्फ उसी को चेक करना है, ना कि ट्रायल में सब हम करेंगे किसी विटनेस को, उसको हम लोग एग्जामिन चीफ करेंगे, क्रॉस करेंगे, उसका ये मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है एविडेंस मीन्स मटीरियल ऑन फाइल। तो दूसरी बात हमारा सेकंड क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने राइज किया कि एविडेंस जो वर्ड है 319 में कुड ओनली मीन एविडेंस टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन और द कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर अंडर द सेट प्रोविजन इवन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट मेड इन द एग्जामिनेशन चीफ। कोर्ट ने कहा कि 319 सेक्शन है, एक चार्ज फ्रेम हो गया, हमने समन कर लिया विटनेस को, हमारे जो मटेरियल विटनेस है, आई विटनेस है, कंप्लेनेंट को कॉल कर लिया, उनको एग्जामिन कर लिया, एग्जामिनेशन चीफ हो गया। क्या एग्जामिनेशन चीफ खत्म होने के बाद इमीडिएटली पब्लिक प्रोसिक्यूटर 319 की एप्लीकेशन मूव कर सकता है बिना क्रॉस एग्जामिन किए हुए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, यहाँ पर विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट और आई विटनेस, यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज राइट, अगर उसको लगता है कि ऑन रिकॉर्ड हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है
तो आप 319 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। क्योंकि जैसे हमने 319 की एप्लीकेशन मूव की, अगर वो अलाउड हो गई तो जो अदर पर्सन जो अपेयरिंग टू बी गिल्टी है उनको कोर्ट समन करेगी, उनको चार्ज करेगी, और जब चार्ज करेगी तो डेफिनेटली सभी अक्यूज के अगेंस्ट दोबारा से फिर एग्जामिनेशन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, तो कोर्ट वेट कर लेती है, कोर्ट अलाउ कर देती है। थर्ड क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड टू इन्वोक द पावर ऑफ सेक्शन 319। क्योंकि हमारे पास दो अक्यूज हैं, एक वो अक्यूज जो चार्जशीट में है, पुलिस की चार्जशीट में, और एक वो अक्यूज कोर्ट ने जो बाद में समन किया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों की जो इंपॉर्टेंस है वो डिफरेंट है, क्योंकि एक तो हमारे पास पहले अक्यूज है और दूसरा जो अक्यूज है वो बाद में आया है। तो डेफिनेटली कोर्ट ने कहा कि accused subsequently appeared to be treated as if he had been an accused when the court initially took cognizance of an offense। कोर्ट ने कहा कि देखो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन डिफरेंट है, लेकिन उसके कॉग्निस हम लोग ये मान के चलेंगे प्रिज्यूम कि जब कोर्ट ने इनिशियली को इस केस का कॉग्निस लिया तभी से कोर्ट ने आपके अगेंस्ट भी कॉग्निस ले लिया। लेकिन जो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन है दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर समनिंग अ पर्सन, वो दोनों की डिफरेंट है। क्योंकि नेचुरल बात है, एक तो पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी अगेंस्ट द पर्सन, उनको तो आप इजीली आप चार्ज लगा दोगे, लेकिन दूसरे पर्सन उनके लिए कोर्ट की सेटिस्फैक्शन होनी बहुत जरूरी है। तो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक जिनको अभी आपने कॉल करना है उनकी सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होती, कोर्ट उसको समन कर ही नहीं सकती, उसको अगेंस्ट वारंट इशू कर ही नहीं सकती, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन जो इस केस में राइज हुआ हरदीप सिंह में, वो है डज द पावर ऑफ सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी एक्सटेंड टू पर्सन not named in the FIR or named in the FIR but not charge sheeted or who have discharged। हमारे पास नंबर ऑफ सर्कमस्टांस है, A B C D E ने ऑफेंस कमिट किया, पुलिस ने A B C के अगेंस्ट चार्ज शीट दायर कर दी, D और E के अगेंस्ट नहीं की, या फिर FIR तो उनके अगेंस्ट हो गई लेकिन पुलिस ने उनको डिस्चार्ज करा दिया कि नहीं जी लैक ऑफ एविडेंस इनके अगेंस्ट। क्या उनको हम कॉल कर सकते हैं? जब वो पर्सन जिनका एफआईआर में नाम ही नहीं है, क्या उनको हम लोग कॉल कर सकते हैं? ये क्वेश्चन डिसाइड हुआ है इस केस में। कोर्ट ने कहा अ पर्सन नॉट नेम्ड इन द एफआईआर और अ पर्सन दो नेम्ड इन द एफआईआर बट हैज नॉट बीन चार्ज शीटेड और अ पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज कैन बी समन अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि हमारे पास ऑन फाइल वेदर वी हैव अ सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट दैट पर्सन जिसको हमने समन करना है। अगर हम कोर्ट में सेटिस्फाइड हो गए कि डेफिनेटली इस पर्सन के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस हैं प्रोसीड करने के लिए, तो डेफिनेटली कोर्ट उनको समन करेगी 319 में। कोर्ट की सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट रेदर देन आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर एविडेंस ही नहीं है उन पर्सन के अगेंस्ट तो डेफिनेटली आप कोर्ट उसको आपको जो कोर्ट है उसको अलाउ ही नहीं करेगी एप्लीकेशन को। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर दैट जब भी आप एप्लीकेशन मूव करोगे 319 में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑन फाइल अगेंस्ट दैट पर्सन सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए, तभी कोर्ट उसको समन करेगी, तो समन नहीं करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एप्लीकेशन मूव करना जरूरी है या नहीं, तो कोर्ट कहती है कि वो कोर्ट सुमोटो भी तो ले सकती है ना एक्शन अगेंस्ट दैट अक्यूज्ड पर्सन, उसके अगेंस्ट कॉग्निस ले सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हाट इज द प्रैक्टिस बेसिकली यूजुअली जो प्रैक्टिस है वो कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एप्लीकेशन मूव कर देता है, या फिर कंप्लेनेंट का जो काउंसिल होता है, प्राइवेट काउंसिल जो होता है, वो अगेंस्ट जो उन पर्सन के अगेंस्ट 319 सेक्शन की एप्लीकेशन मूव कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 319, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 319 को जज करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हरदीप सिंह का केस सबसे इंपॉर्टेंट था, जुडिशरी में नंबर ऑफ टाइम्स प्री में आ चुका है, मेन में आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज सब डिस्कस कर लेना, बट यहाँ पर कोई डाउट होनी नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ मैंने डिफाइन कर दिया प्रॉपरली। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।